अंग्रेजी शासन तक और फिर देश की स्वतंत्रता से लेके अब तक हमारे पूर्वज सदा इसी प्रयत्न में लगे रहे कि भारतवर्ष की धर्म प्राण धरा गोवध के कलंक से मुक्त हो। मुगल शासन इस देश में आया और काफी लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा, मलेच्छों का शासन रहा। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी ने छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने, महाराजा छत्रसाल ने, इन राजाओं ने आदि आदि अनेक राजा हुए। इन राजाओं ने अपने अपने समय में जो क्रांति की और उस मुगल शासन को यहाँ से खदेड़ कर बाहर करने का निश्चय किया, उसके मूल में क्या बात थी? बोलिए। उसके मूल में यही बात थी कि यह गो विरोधी हैं, ये गोमांस भक्षक हैं, ये गो अपराधी हैं। भारत की धरती पर गो विरोधी, गो अपराधी, गोमांस भक्षी, उनको रहने का कोई अधिकार नहीं। इनको हम खदेड़ कर बाहर करेंगे। यद्यपि दुर्भाग्य था कि राजा आपसी फूट में एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण संगठित नहीं हो पाए, नहीं तो ऐसे बुरे दिन हमारे पूर्वजों को देखने नहीं पड़ते। आपस में टकराने में ही उनकी शक्ति सब समाप्त होती चली गई। लेकिन मुगल काल की क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। अंग्रेजी शासन में मेरठ छावनी में सबसे पहले सैनिक विद्रोह करने वाले मंगल पांडे हुए। उस समय क्रांति के मूल में क्या था? गोरक्षा की भावना थी, क्योंकि कारतूस में गाय की चर्बी का प्रयोग होता था और वो दांत से कारतूस छीलने पड़ते थे, और सुअर का भी कुछ प्रयोग था। तो दोनों में ही विद्रोह हुआ हिंदू मुसलमान की, भाई ये हम नहीं प्रयोग करेंगे। और मंगल पांडे ने प्रथम सैनिक विद्रोह किया। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई का जो विरोध हुआ, लक्ष्मीबाई की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके और मनगढ़ंत तरीके से लिखा गया। प्रामाणिक रूप से महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र में ये जो अपने शर्मा जी थे, उन लोगों ने हमको पुराना साहित्य पढ़ करके बताया लक्ष्मीबाई का, कि लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव, वे मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। झांसी राज्य अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन गंगाधर राव के समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने उस राज्य को हथियाना चाहा। डलहौजी की विलय नीति थी कि जिस राज्य का बारिश न हो उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाए। और लक्ष्मीबाई का पुत्र बहुत छोटा था, वो संभालने के योग्य नहीं था। तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं, जब तक मेरा पुत्र संभालने योग्य नहीं है तब तक शासन की बागडोर मैं संभालूंगी। लक्ष्मीबाई ने डलहौजी की विलय नीति का विरोध किया और अपने पुत्र को कहा कि हम इसको अपना राजा बनाएंगे। तो जब शासन की बागडोर लक्ष्मीबाई ने संभाल ली, तो एक रात्रि के समय वो स्वयं घोड़े पर बैठकर पुरुष वेश में, सैनिक के वेश में, घोड़े पर अपने राज्य का मुआयना करने के लिए, घूमने के लिए लक्ष्मीबाई गई। तो उसने क्या देखा कि किसी भी हिंदू की सुंदर स्वस्थ गाय को
अंग्रेज लोग घर से घसीट कर ले आते हैं और उसको काट कर खा जाते हैं। तो हमारे राज्य की सीमा में गोवध हो रहा है और ये अंग्रेज किसी की भी गाय को काट कर खा जाते हैं। तो इसको देख कर के वह क्षोभ में भर गई और उसने निश्चय किया कि कोई सहयोग करे या न करे, पर इन गोमांस भक्षियों को हम अपने शासन में रहने नहीं देंगे, अपने राज्य की सीमा में नहीं रहने देंगे। और उसने कितनी विलक्षण क्रांति की महारानी लक्ष्मीबाई ने। लगता था कि यह एक है कि सैकड़ों रूप इसके हो गए हैं। इतनी तीव्र गति से घोड़े पर चलती थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ओरछा राज्य ने और ग्वालियर राज्य ने यदि लक्ष्मीबाई का सहयोग कर दिया होता तो उसी समय देश स्वतंत्र हो जाता। इतने लंबे समय तक गुलामी सहन नहीं करनी पड़ती। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई की क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना। इसके बाद देश में गरम दल नरम दल के भी क्रांतिकारी हुए। उनमें सुभाष चंद्र बोस आदि क्रांतिकारी थे। उनके मूल में भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह, देश को स्वतंत्र कराने के मूल में प्रबल गोरक्षा की भावना थी। और गांधी जी तो नरम दल के प्रधान नेता ही माने जाते थे। गांधी जी ने तो कहा ही कि हमारे लिए स्वतंत्रता से भी आवश्यक गोरक्षा है। ये उनके लेख में भी है, उनके वक्तव्य में भी। मैं देश की स्वतंत्रता से अधिक आवश्यक गोरक्षा को मानता हूं, ये महात्मा गांधी ने कहा। और ये कहा कि हम देश की स्वतंत्रता इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत में गोवध नहीं होगा। और यहां तक उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था, काशी की एक सभा में गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन देश स्वतंत्र होगा, कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए, अमृत महोत्सव मना लिया, उससे भी आगे हम लोग बढ़ गए। लेकिन इसके बाद भी आसेतु हिमालय पर्यंत भारत की धरती गोवध के कलंक से अथवा गो अपराध से विमुक्त नहीं हो पाई। आप तो जुड़े हुए हैं, पूरा जीवन आपका सरकारी सेवा में गया। जिन प्रांतों में गोवध पर पूर्ण निषेध का कानून बना है, वहां से भी गोवंश की तस्करी होकर उन प्रांतों में जाती है जहां गायों का वध किया जाता है। बांग्लादेश चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां खुलेआम पर गोवध होता है। अब दुर्भाग्य की बात यह आई, हिंदू कसाई मांस खाता था, मांस बेचता था, पर कभी गाय नहीं काटता था, गोमांस नहीं खाता था। अब अपने को उच्च वर्ण का अभिमान लेकर घूमने वाले लोग, अपने को सवर्ण कहने वाले लोग, उच्चता का अहंकार लेकर घूमने वाले लोग भी मांस भक्षी ही नहीं, गोमांस भक्षी होते चले जा रहे हैं। कहां से गोरक्षा की भावना उनके मन में आई? और हम आपको यह बात बिल्कुल ईमानदारी से बड़ी सच्चाई पूर्वक कह रहे हैं, भारतवर्ष की धरती जिस दिन गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाएगी और भारतवर्ष की शिक्षा, भारतवर्ष की चिकित्सा, भारतवर्ष की कृषि,
इन सब के मूल में भारतवर्ष के विकास के केंद्र बिंदु के रूप में वेद लक्षणा भारतीय देशी गोवंश आ जाएगा तो आप समझ लेना युग परिवर्तन करना नहीं पड़ेगा, भारत में युग परिवर्तन हो जाएगा। और धन में, ऐश्वर्य में, सामर्थ्य में, ज्ञान में, बल में, विवेक में, बुद्धि में, किसी भी सद्गुण में भारतीयों की समता करने वाला पूरे संसार में कोई पैदा नहीं होगा। आज जो भयंकर देवी आपदाएं हो रही हैं, उनमें किसी सरकार का कोई वश है क्या? क्या किया जा सकता? कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई माने या न माने, एक ऐसा अद्भुत उपाय है कि इन सारी आपदाओं से पूरी मानव जाति को बचाया जा सकता है, और वो समाधान है भारतवर्ष की धरा को गोवध के कलंक से विमुक्त किया जाए। विधिवत योजना बने गो रक्षण की, गो संवर्धन की और गो आधारित कृषि की, गो आधारित शिक्षा की, गो आधारित चिकित्सा की। शिक्षा का अर्थ समझ रहे हैं? प्राइमरी से ही गाय पढ़ाना शुरू हो और स्नातक तक गाय को पढ़ाया जाए। गो विज्ञान को लोग समझें तो सही, आज बच्चे समझते नहीं गाय क्या चीज है। बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इस अवसर को हम लोग अपने हाथ से जाने दे रहे हैं।